हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन विज्ञान वर्टेक्स। इस क्लास में हम करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज करेंगे एक एक लाइन। तो आपको ये याद करनी है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहती है। यदि आप लाइन टू लाइन याद करते हैं तो आपको हर एक पॉइंट याद हो जाएंगे, और इससे आपको एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं वो करने में आसानी होती है। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसकी खोज अल्टमैन ने किया था। तो इसकी खोज जो की थी वो अल्टमैन ने की थी, ये आपको याद रखना है। और इसका नाम बायोब्लास्ट रखा गया था। तो जो सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की जब खोज हुई तो उसमें उसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रखा गया था, उसका नाम रखा गया था बायोब्लास्ट। यहाँ ऑक्सीसर्प्शन होता है, ये भी आपको याद रखना है। ऑक्सीजन मीन्स ऑक्सीजन वाला श्वसन होता, बिना ऑक्सीजन वाला श्वसन नहीं होता। दो टाइप के श्वसन होते हैं, एक ऑक्सीजन के साथ और एक बिना ऑक्सीजन के साथ। तो आपको यहाँ पे याद रखना ऑक्सीजन के साथ श्वसन होता है। सेकंड पॉइंट है, यहाँ क्रेब्स चक्कर चलता रहता है, जिसके फलस्वरूप एटीपी और ग्लूकोज बनते हैं और जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा हमें किससे मिलती है? एटीपी की फॉर्म से हमें मिलती है। इसी कारण इसे कोशिका का शक्ति ग्रह भी कहते हैं। शक्तिगर मतलब पावर हाउस, जिसको हम कहते हैं कोशिका का। तो एग्जाम में क्वेश्चन कई बार आता है, पहले भी आया हुआ है कि पावर हाउस ऑफ सेल या फिर कोशिका का शक्ति ग्रह क्या है, तो उसको हम बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक दीवारों को क्रिस्टी कहते हैं। जो अंदर की दीवार होगी उनका नाम क्रिस्टी होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इसको कोशिका का इंजन कहते हैं। तो इसको इंजन भी कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अर्ध स्वतंत्र होता है, मतलब आधा अपने कार्य ही अपने आप करता है। 70 to 80% अपना कार्य स्वयं कर लेता है। क्यों? क्योंकि इसके पास अपना डीएनए है और राइबोसोम इसके अपने खुद के हैं। इसको इसके लिए डिपेंड नहीं होना पड़ता कि ये दूसरे के, जैसे सेल है, जो सेल इसको बताएगी कैसे काम करना, उसके लिए इसको डिपेंड नहीं होना पड़ता। इसके अपने डीएनए है और अपने राइबोसोम है, इससे ये अपने 70 to 80% काम अपने आप भी कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक के बाद दूसरा सबसे बड़ा कोशिका का अंग होता है। तो सबसे बड़ा जो कोशिका का अंग है वो क्या है? केंद्रक है, न्यूक्लियस, और उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना दोहरी झिल्ली वाली संरचना होती है। दोहरी झिल्ली का मतलब जैसे हम डबल कपड़े पहन ले वैसे इसकी दोहरी झिल्ली है। तो डबल स्किन भी आप समझ सकते हो, इससे भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम होता है, इसलिए वे अपना प्रोटीन बना सकता है। तो ये भी याद रखना है, यदि उसका अपना डीएनए और राइबोसोम है तो वो अपना प्रोटीन भी बना सकता है और 70 to 80% अपने काम कर लेते हो। अब इसके बाद आता है इसका डायग्राम। डायग्राम जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया का दिया हुआ, जैसे इसमें बाहरी झिल्ली दी हुई है, आंतरिक झिल्ली दी हुई है। तो दो झिल्ली जो इसकी ऊपर वाली है, ये वाली जो परत है, ये इसमें दी हुई, और जो रेड कलर की ये आंतरिक झिल्ली हो जाती है। और अब इसके बाद डीएनए है जो ये यहाँ पर पॉइंट आउट किया गया है। ये जो इसमें कण है, राइबोसोम है, क्रिस्टी, और ये सब इसके नाम दिए हुए जो ऊपर भी आए हुए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम हिंदी में अंतःप्रद्रवी जालिका भी कहते हैं। यह एक झिल्ली, कोशिका की जो झिल्ली टाइप की जो कोशिकाएं होती है उनका एक जाल होता है, बिल्कुल जो सेल के अंदर ही होता है। तो ये इसी को हम कहते हैं एंडोप्लाज्म। तो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, ये झिल्लियों का एक जाल होता है जो केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली के मध्य होता है। जो कोशिका की झिल्ली और केंद्रक की झिल्ली है उनके बीच उनको। सेकंड पॉइंट है, यह कोशिका के अंदर से आंतरिक सहायता देता है। मीन्स कोशिका के अंदर ही उसको आंतरिक सहायता देता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर मीन्स स्मूथ रेंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यह कार्बोहाइड्रेट और वसा का निर्माण करता है,
जिसमें जो वसा है वो हमें तेल युक्त जो भी चीजें होती है उनसे प्राप्त होती है, और जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमें फल और सब्जियों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट है जो यह कोशिका झिल्ली के आसपास कम स्थायी रहता है। जो कोशिका की बाहर की झिल्ली होती है तो उसके पास ये कम स्थायी रहता है, परमानेंट नहीं रहता, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट पॉइंट है यह लिपिड संश्लेषण का कार्य करती है। लिपिड संश्लेषण का मतलब है कि रैपिड एनालिसिस की एकदम फटाफट से। फिर इसके बाद आता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम पर क्या होता है, इसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए होते हैं और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये केंद्रक के आसपास अधिक स्थायी रहता है। मीन्स ये झिल्ली के पास स्थायी होने के कारण की बजाय केंद्रक के पास रहता है, न्यूक्लियस के पास। ईआर एकल झिल्ली कोशिका अंग है। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो चाहे स्मूथ हो या फिर रफ हो तो वो एक झिल्ली का कोशिका अंग है। मीन्स इसकी एक दीवार है, डबल नहीं है। अब इसके बाद आता है इसका डायग्राम। डायग्राम इसमें ये समझाने के लिए दिया हुआ है कि इसमें जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है वो क्या है। ये यहाँ पर इसने न्यूक्लियस के भी दिए हुए हैं, न्यूक्लियर एनवेलोप और न्यूक्लियर पोर्स दिखाए हुए हैं। ये जो है वो रफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है जिसके ऊपर जो राइबोसोम्स है वो लगे हुए हैं, और ये जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है जिसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं लगे हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ये दोनों डायग्राम से भी याद रखने की कोशिश करनी है। तो इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही, और नेक्स्ट जो है वो राइबोसोम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।